क्या आपको लगता है कि आप बहादुर हैं, या आपको लगता है कि आप डर को हरा सकते हैं? तो सुनिए, ये है देवदार हवेली, वह जगह जहां 7 मिलियन का इनाम इंतजार कर रहा है। वह जगह जहां एक सन की नवाब का साया आज भी घूमता है। 7 दावेदार, 7 लालची इंसान और एक रियलिटी शो जिसका नाम है मौत का खेल। ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, ये कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, ये है असली दहशत। जब ताले बंद हो जाते हैं और आपका अपना दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाता है, तब क्या होता है? एक पूर्व सैनिक जो भूतों पर विश्वास नहीं करता, एक तांत्रिक जिसका मंत्र टूट जाता है, और एक साइंटिस्ट जो डर के पीछे का सच जानना चाहती है। पैनिक बटन दबाओ और जिंदा बच जाओ, या फिर जीतो और हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। आज रात हम आपको ले चलते हैं उस हवेली के अंदर जहां मौत के खेल में किसी को पता नहीं था कि वह ऑडिशन देने आए हैं या अपनी मौत का टिकट कटाने। सुनिए, मौत का खेल, कहानी सिर्फ भूतों की नहीं, इंसानों की। शहर के शोर से दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक देवदार हवेली थी। यह हवेली अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने खूनी इतिहास के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि हवेली के मालिक एक सन की नवाब ने अपनी पूरी रियासत और परिवार को एक ही रात में मार डाला था, और फिर खुद को हवेली के तहखाने में फांसी लगा ली थी। तब से ये जगह मौत का साया बन गई थी। इसी हवेली में मशहूर और हॉरर रियलिटी शो के डायरेक्टर अंकित आहूजा ने अपने नए और सबसे खतरनाक शो मौत का खेल की शूटिंग करने का फैसला किया। शो की थीम थी 7 रातें, 7 भूतिया कमरे और 7 मिलियन का इनाम। शर्त सीधी थी, जो भी प्रतियोगी 7 रात बिना डर के गुजार लेगा वह विजेता होगा। डायरेक्टर अंकित ने शहर के सबसे बहादुर और लालची 7 लोगों का चयन किया। नंबर 1, विक्रम, एक पूर्व सेना का अधिकारी जो मानता था कि भूत प्रेत सिर्फ मन का वहम होते हैं। नंबर 2, कामिनी, एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स जिसके लिए ये पैसा उसके करियर का आखिरी मौका था। नंबर 3, राजेश, एक तांत्रिक जो खुद को आत्माओं का एक्सपर्ट बताता था। नंबर 4, सिमरन, एक तर्कवादी डॉक्टर जो हर घटना के पीछे एक साइंटिस्ट कारण खोजती थी। नंबर 5, नवीन, एक सोशल मीडिया ब्लॉगर जो सिर्फ फेमस होने के लिए आया था। नंबर 6, नेहा, एक सीधी सादी कॉलेज छात्रा जो अपने परिवार का कर्ज चुकाना चाहती थी। नंबर 7, दीपक, एक मिस्टीरियस आदमी जो अपनी पहचान छुपा रहा था। प्रशासन की सख्त हिदायतों और भारी सुरक्षा के बीच शो शुरू हुआ। हर प्रतियोगी को एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनाया गया था। इसमें एक पैनिक बटन था। बटन दबाते ही प्रतियोगी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा और उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप तुरंत खुल जाएगा। ये नियम सबको बता दिए गए थे। हवेली के अंदर जाने से पहले विक्रम ने सबको एक बार फिर से आगाह किया, याद रखना, ये सिर्फ एक खेल है। हमें डराने के लिए कैमरे और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल होगा। असली डर सिर्फ हमारे दिमाग में है। पहले दिन सभी को उनके कमरों में बंद कर दिया गया। सब कुछ शांत था। पहली रात डर ने सबसे पहले नवीन को छुआ।
उसका कमरा नवाब की बेटी का डॉल रूम था। आधी रात को खिलौनों के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। नवीन ने हंसने की कोशिश की, ये सोचकर कि ये साउंड इफ़ेक्ट है। तभी उसके सामने रखी एक पुरानी गुड़िया आंखें हिलाने लगी और उसने नवीन को घूरना शुरू कर दिया। हवेली के बाहर कंट्रोल रूम में बैठे डायरेक्टर अंकित और उसकी टीम कैमरे पर सब देख रहे थे। नवीन जोर से हंसने लगा। वाह, कितना बढ़िया स्पेशल इफेक्ट है, मजा आ गया। तभी गुड़िया ने धीमी डरावनी आवाज में नवीन का नाम पुकारा। नवीन, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है ना? नवीन का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज स्पीकर से नहीं आ रही थी, वह गुड़िया के अंदर से आ रही थी। नवीन ने तुरंत पैनिक बटन दबाया, दरवाजा खुला और वह भागकर बाहर आया। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर अंकित मुस्कुराया। अरे वाह, पहला गया, सिर्फ 6 बजे हैं। दूसरी रात सिमरन का कमरा चुना गया, लाइब्रेरी। सिमरन ने अपनी जेब से एक डिजिटल कैमरा और थर्मामीटर निकाला। वह किसी अलौकिक गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थी। रात के करीब 2 बजे थे। लाइब्रेरी में रखी सभी किताबें अचानक हवा में उड़ने लगी और तेजी से फर्श पर गिरने लगी। सिमरन डर के बजाय एक्साइटेड हो गई। उसने थर्मामीटर हवा में लहराया, तापमान में कोई गिरावट नहीं थे। उसने कैमरे का जूम इन किया। उसे दिखा कि किताबों के नीचे लगे पतले धागे उन्हें खींच रहे थे। सिमरन ने स्पीकर में कहा, अंकित, तुम्हारे स्पेशल इफेक्ट बहुत बचकाने हैं। मैं साफ देख सकती हूँ कि धागे किताबों को खींच रहे हैं। ये सब फ्रॉड है। कंट्रोल रूम में बैठा डायरेक्टर अंकित घबरा गया। उसने अपनी टीम से पूछा, ये कौन सा इफेक्ट था? हमने तो कोई धागा नहीं बांधा, फिर ये क्या है? जैसे ही सिमरन ने ये बात कही, हवा में उड़ रही किताबें अचानक बंद हो गईं और सीधी सिमरन की ओर तेजी से आने लगी। सिमरन ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कोने में समेट लिया, लेकिन अचानक एक मोटी किताब उसके सिर पर जोर से लगी। खून बहने लगा, लेकिन सिमरन ने फिर भी पैनिक बटन नहीं दबाया। उसकी वैज्ञानिक जिद ने उसे रोके रखा। अगली रात राजेश की थी। उसने अपने कमरे के चारों ओर मंत्रों से अभिमंत्रित राग की एक लकीर खींच दी। रात होते ही हवेली के तहखाने से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ इतनी तीखी थी कि कांच भी चटकने लगे। राजेश ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी कमरे की दीवारों पर खूनी हाथों के निशान बनने लगे। वे निशान राख की लकीरों को पार करके राजेश की ओर बढ़ने लगे। राजेश का मंत्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये नवाब की आत्मा नहीं है, ये शैतानी शक्तियाँ हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। राजेश ने डरकर पैनिक बटन दबाना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वे जोर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो, मेरा ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा। कंट्रोल रूम में बैठे डायरेक्टर अंकित की टीम ने भी देखा कि राजेश का ब्रेसलेट खराब हो गया था। दहशत में डायरेक्टर अंकित ने टीम को दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया, लेकिन हवेली के इलेक्ट्रॉनिक ताले को अंदर से लॉक कर दिया गया था। अगली सुबह राजेश का कमरा जब खोला गया तो उसकी लाश राख के ढेर के बीच
बैठी थी। उसके चेहरे पर अंतिम क्षणों की दहशत जम चुकी थी और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। राजेश की मौत से शहर में हंगामा मच गया। प्रशासन ने शो को तुरंत बंद करने का आदेश दिया, लेकिन डायरेक्टर अंकित ने फिर से अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल किया। उसने ये कहकर सबको शांत किया कि राजेश ने ओवर एक्टिंग की थी और हार्ट अटैक से मर गया है। शो चलता रहा, लेकिन अब डर सिर्फ प्रतियोगियों में नहीं बल्कि डायरेक्टर अंकित की टीम में भी था। अब बचे थे विक्रम, कामिनी, सिमरन, नेहा और दीपक। चौथी रात कामिनी के कमरे में मिरर रूम। कामिनी को लगा कि वह कैमरे के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। तभी सामने के शीशे में उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। वह हंसी, अच्छा है, लेकिन यह तो बहुत पुराना ट्रिक है। तभी अचानक शीशे में एक भयानक साया दिखाई दिया। वह साया कामिनी को घूर रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। कामिनी ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो शीशे में साया अब उसके पीछे खड़ा था और शीशे में कामिनी का प्रतिबिंब फिर से दिख रहा था, लेकिन उसके गले पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घोट दिया हो। कामिनी ने बिना सोचे समझे पैनिक बटन दबा दिया। वह भागकर बाहर निकली और चीखती रही, मुझे 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 किसी ने छुआ है। उसके हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। 5वीं रात। दीपक का कमरा। दीपक पूरे समय शांत था। वह ना हंसा, ना डरा, ना कोई सवाल पूछा। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने एक पुराना टैप रिकॉर्डर ऑन किया। उसमें नवाब की आखिरी वसीयत की रिकॉर्डिंग थी। नवाब की आवाज़ टेप रिकॉर्डर में सुनाई दी। ये हवेली मेरी कब्र है। मैंने इस खेल को बचाने के लिए अपनी बेटी की आत्मा को कुर्बान कर दिया है। ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इसे नहीं जीत लेता या हर कोई इसमें हार नहीं जाता। तभी अचानक हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। कमरे की हवा अचानक गर्म हो गई। दीपक शांत रहा। उसने टैप रिकॉर्डिंग को तोड़ दिया। वह जमीन पर बैठा और बुदबुदाया, मैं जानता था ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये एक जाल है। दीपक ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और जमीन में बने एक गुप्त ताले में डाल दी। जमीन के नीचे से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। कंट्रोल रूम में सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। डायरेक्टर अंकित चिल्लाया, अरे ये क्या हुआ? दीपक कहाँ गया? छठी रात। सिर्फ विक्रम, सिमरन और नेहा बचे थे। अगली सुबह हवेली में एक बड़ा धमाका हुआ। हवेली के तहखाने का दरवाज़ा खुल गया था। अंकित और उसकी टीम ने अंदर जाकर देखा। वहाँ दीपक खड़ा था। उसके हाथ में एक प्राचीन तावीज़ था। उसके बगल में नेहा बेहोश पड़ी थी और सामने सिमरन और विक्रम आपस में लड़ रहे थे। सिमरन गुस्से में कह रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम, तुम ही हो जो सबको मार रहे हो। विक्रम चिल्लाकर बोला, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। नवाब की हवेली में सचमुच कुछ भी अलौकिक नहीं था। ये सब दीपक का किया धरा है। विक्रम ने इशारा किया। दीवारों पर लगे स्पीकर और कैमरे के पीछे उन्हें छोटे छोटे अल्ट्रासोनिक डिवाइस लगे हुए दिखे। विक्रम ने कहा, ये डिवाइस आपके ब्रेसलेट के साथ जुड़े थे। जब भी कोई प्रतियोगी डर के मारे पैनिक बटन दबाने वाला होता, दीपक उन डिवाइसों से
एक खास आवाज़ की लहर छोड़ता। ये लहर सीधे दिमाग पर असर करती थी। ये लोगों को सम्मोहित करके उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करती थी। ये मौत का खेल नहीं, ये दिमागी कंट्रोल का खेल था। दीपक मुस्कुराया। सही पहचाना, मैं नवाब का वंशज हूँ। यह हवेली एक प्रयोगशाला थी। मैं ये साबित करना चाहता था कि डर इंसानों को किस हद तक तोड़ सकता है। नवाब ने अपनी बेटी को नहीं मारा था, बल्कि उसी पर पहला प्रयोग किया गया था। तुम सब मेरे नए ऑडिशन थे। सिमरन ने चिल्लाकर कहा। लेकिन राजेश कैसे मरा? दीपक ने कहा, राजेश ने मेरी शैतानी ऊर्जा को पहचान लिया था। जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैंने ब्रेसलेट के पैनिक बटन से ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ज़्यादा देर के लिए वह सदमे से मर गया। तभी तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। नेहा उठकर खड़ी हुई और उसके हाथ में एक जंग लगी तलवार थी। नेहा ने कहा, दीपक, तुमने मेरे परिवार का कर्ज चुकाने का वादा किया था। तुम खुद को वंशज कहते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक झूठे हत्यारे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने तलवार से दीपक पर वार किया। विक्रम और सिमरन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीपक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत में पुलिस आई। नेहा को गिरफ्तार किया गया। हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और डायरेक्टर अंकित आहूजा का करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मौत का खेल। विक्रम, सिमरन, नेहा और दीपक, इनमें से कौन शैतान था और कौन शिकार? क्या दीपक सच में नवाब का वंशज था या सिर्फ एक मनोरोगी जिसने अल्ट्रासोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? हवेली अब सील हो चुकी है, अंधेरा अब भी वहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। क्या नवाब का वह खेल सचमुच पैसे का लालच था या इंसानी दिमाग को तोड़ने का एक क्रूर प्रयोग? डर अक्सर उन परछाइयों में नहीं होता जिन्हें हम देखते हैं। डर छिपा होता है उन आवाज़ों में जो हमारे दिमाग में गूंजती हैं। अगली बार जब आप डरने की हिम्मत करें तो याद रखना, मौत का खेल ख़त्म हो चुका है, लेकिन डर का ऑडिशन कभी ख़त्म नहीं होता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुभ रात्रि। और हाँ, अपनी खिड़की दरवाजे रात के अंधेरे में बंद कर लीजिएगा।